गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्रिय छात्रों। आज की साइंस की क्लास में हम लोग क्लास 7th की साइंस का चैप्टर 13 जिसका नाम है गति एवं समय। बच्चों, आज हम लोग चर्चा करेंगे, आज हम लोग समझेंगे कि गति क्या है और समय का मापन कैसे किया जाता है। तो बच्चों, आप लोग पिछली कक्षा में भी गति से संबंधित एक पाठ पढ़ चुके हैं कि गतियां कितने प्रकार की होती हैं। याद है ना आपको पिछली क्लास का? तो गतियों के प्रकार से आप पहले से ही परिचित हैं। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने बच्चों जाना था कि सरल रेखीय गति कैसी होती है, आवर्ती गति कैसी होती है और वर्तुल गतियां कैसी होती हैं, यानी कि वृत्ताकार गतियां कैसी होती है। ये सब हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। चलिए, बच्चे जुड़ना स्टार्ट हो गए हैं। स्वाति, गुड मॉर्निंग। यस सर। ओके, तो बच्चों, स्वाति, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पाठ 13 साइंस का, विज्ञान का, चैप्टर 13। यस सर। तो कुछ बच्चों के पास बुक की भी समस्याएं हैं, बहुत से बच्चों के पास बुक्स नहीं है। तो हम लोग बुक को कंप्यूटर पे ओपन करके उसको समझेंगे, समझते भी जाएंगे, पढ़ते भी जाएंगे। तो आपकी स्क्रीन में दिखाई देगी। चलिए, मैं बुक ओपन कर लूं कंप्यूटर पे। तो बच्चों, तो आप गतियों से पहले से ही परिचित हैं और आप बुक में भी आप देख रहे हैं, एक टेबल दी हुई है और आपको इसको देखना है और बताना है ये किस प्रकार की गति है। जैसे मार्च पास्ट करते सैनिक की गति। तो बच्चों, आप लोग सैनिकों को लाइन से चलते, रो से चलते, सीधे चलते हुए जरूर देखे होंगे। वास्तव में ना देख पाए होंगे तो टेलीविजन पे गणतंत्र दिवस पे या स्वतंत्रता दिवस पे जब उनकी परेड होती है तो आप जरूर देखे होंगे टेलीविजन पे किस प्रकार से सैनिक बिल्कुल सीधे गति करते हैं। तो जो मार्च पास करते हुए सैनिकों की गति है, किस प्रकार की गति है? वो सरल रेखा के अनुदिश गति है, यानी सीधी रेखा, सीधी सड़क पर सैनिकों की गति कैसी है? सरल रेखीय गति। इस तरह की बातें आप पिछली कक्षा में जान चुके हैं, फिर भी एक बार आपको आपकी याददाश्त ताजा करा दी जाए। सीधी सड़क पर चलती बैलगाड़ी। तो सड़क बच्चों सीधी है तो बैलगाड़ी भी सीधी चलेगी, सड़क से कूद के तो चलने वाली नहीं। तो इसकी गति भी कैसी गति है? सरल रेखीय गति। दौड़ते धावक के हाथों की गति। तो बच्चों, जब धावक दौड़ता है ना, जब रेस लगाते हैं तो हाथ कैसे गति करते हैं? आगे पीछे हाथ जाते हैं, यानी कि उसी रास्ते पे उसकी गति दोहराई जाती है। इस प्रकार की गति जब बच्चों उसी रास्ते पे गति होती है तो इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति बोलते हैं। तो यहां पर आप लिख सकते हैं आवर्ती गति। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, चलती साइकिल के पैडल की गति। तो सूर्य के चारों है, वो भी कैसी गति है? वो भी वृत्ताकार गति। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम। ओके, अनमोल। यस सर। अभी नेटवर्क थोड़ा सा चला गया था, कोई समस्या तो नहीं है? सर अभी तक वो पेज नहीं खुला सर। स्वाति, बुक दिखाई दे रही है ना? यस सर, दिखाई देने लगी। ओके, अभी नेटवर्क चला गया था, कोई बात नहीं। तो बच्चों, ये टेबल हम लोग भर रहे थे। टेबल पे बहुत सारी उदाहरण लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि किस प्रकार की गतियां। तो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी की गति है, तो सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है तो वृत्ताकार मार्ग में लगाती है। इसी प्रकार झूले की गति, झूला कैसे गति करता है? वो बच्चों ने झूला झूला है, झूला एक बार आगे जाएगा, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है। हालांकि झूला कई प्रकार के हैं।
तो यदि इस प्रकार के झूले में बैठ के गति की जाए तो इस प्रकार की गति को हम लोग कहेंगे आवर्ती गति। तो जब भी कोई वस्तु उसी रास्ते पे बार बार जाती है, बार बार लौटती है, इस प्रकार की गति को हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। बार बार गति दोहराई जाती है उसी रास्ते पे एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात। लोलक की गति, तो लोलक से तात्पर्य बच्चों किसी धागे से बंधे हुए एक पिंड से, मान लीजिए एक रस्सी से आपने एक पत्थर का टुकड़ा बांध दिया, पत्थर बांध दिया और रस्सी को हाथ से पकड़कर पत्थर को खींचकर छोड़ देते हैं, तो पत्थर एक बार आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। इस प्रकार की गति को हम लोग लोलक गति कहते हैं। तो यह गति भी किस प्रकार की गति है? आवर्ती गति। तो लोलक की गति के सामने लिखेंगे आवर्ती गति। बच्चों आप लोग यह भी जानते हैं कि बहुत सी गतियां धीमी होती हैं और बहुत सी वस्तुएं तेज गति करती हैं। और आप लोग विभिन्न प्रकार के वाहनों से पहले से परिचित हैं कि कौन कौन से वाहन तेज भागते हैं, कौन कौन से वाहन धीरे चलते हैं। और यदि हम सड़क किनारे खड़े होकर देखें तो बस, कार, साइकिल, बैलगाड़ी, तरह तरह के वाहन हमें दिखाई दे देंगे और आप बता सकते हैं कौन सी वाहन की गति धीमी है और कौन सी वाहन की गति तेज है। आपकी बुक में देखो बच्चों चित्र भी बना हुआ, इस चित्र को भी देखकर आप बता सकते हैं कि पहले वाले चित्र में हरे रंग की देखिए कार कहां पर है। एक मिनट मैं लेजर लाइट का यूज कर लूं। चलिए इस चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि देखिए हरे रंग की कार अभी यहां पर है बीचों बीच। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखिए हरे रंग की कार यहां पर पहुंच गई। यानी कि हरे रंग की जो कार की गति है क्या है? तीव्र गति। और पीले रंग की कार से तुलना की जाए तो इसकी गति कैसी है? इसकी मंद गति। आप भी बच्चों कई प्रकार के वाहनों में यात्रा कर चुके होंगे, है ना, साइकिल भी चला चुके होंगे, बैलगाड़ी में भी बहुत से बच्चे बैठ चुके होंगे। तो हम देखते हैं कि बैलगाड़ी धीमी गति करती है, साइकिल भी धीरे चलती है। वहीं तुलना की जाए कार से, कार उससे तेज चलती है। और कार की और एरोप्लेन की तुलना की जाए तो कार की गति धीमी है, मंद है, वहीं एरोप्लेन की गति बहुत तेज है। तो बच्चों बहुत से वाहनों की गति मंद होती है यानी धीमी होती है और बहुत से वाहनों की गति तीव्र होती है। इस बात को आप जान चुके हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चाल, अब जानेंगे चाल को। चाल से बच्चों तात्पर्य किसी निश्चित समय में किसी निश्चित दूरी को तय करना है। बच्चों दो अलग अलग वाहन एक ही दूरी को तय करने में अलग अलग समय लगाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो धीमे वाहन चल रहा है उसकी चाल कम है, जो वाहन तेज चल रहा है उसकी चाल ज्यादा है। तो चाल की गणना कैसे की जा सकती है? दूरी हमें मालूम हो और समय ज्ञात हो तो हम लोग चाल की गणना बच्चों कर सकते हैं। उदाहरण यदि आसपास के उदाहरण में दूं तो बहुत से बच्चों ने कामतानाथ जी की परिक्रमा जरूर लगाई हो और आप स्वयं जानते हैं कि बहुत से लोग परिक्रमा लगाने में 1 घंटे का समय लेते हैं, कुछ को 1.5 घंटे लगता है, कुछ को तो 2.5-3 घंटे लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं जिन्होंने सबसे कम समय लिया एक को तय करने में, सबसे कम समय लिया, तो आप क्या कहेंगे? चाल ज्यादा है। दूरी तो सबके लिए बराबर थी लेकिन टाइम किसी व्यक्ति ने को कम लगा, किसी को ज्यादा। तो जो व्यक्ति तेजी से उस दूरी को तय कर रहा है बहुत कम समय में चाल निश्चित ही ज्यादा है। जिसको ज्यादा टाइम लगा, 2.5 घंटे लगा, 3 घंटा, तो उसकी चाल कैसी है? उसकी चाल धीमी है। तो बच्चों चाल क्या है? किसी एकांक समय में तय की गई एक निश्चित दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। जैसे चित्रकूट से मझगमा जाना है आपको या फिर सतना जाना है तो कार आपकी सतना 1.5 घंटे में पहुंच जाती है, वहीं बस को 2.5 घंटे लगते हैं और साइकिल से चलें तो आपको 10 घंटे को लग जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि चाल जो है साइकिल की सबसे कम है और कार की चाल इन वाहनों की तुलना में सबसे अधिक है।
तो चाल के बारे में जान लें। यहां देखिए इस पैराग्राफ में, दो या अधिक वस्तुओं में कौन तीव्रतम गति कर रहा है इसे ज्ञात करने की सबसे सुविधाजनक जो विधि है, विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इसके द्वारा किसी एकांक समय में तय की गई दूरी ज्ञात करें। इस प्रकार हम यदि दो वशों द्वारा 1 घंटे में तय की गई दूरी जानते हैं, तब हम यह बता सकते हैं कि इनमें से कौन अपेक्षाकृत मंद है या फिर कौन तीव्र गति कर रहा है। तो यहाँ अंडरलाइन कर लेंगे अपनी बुक में, किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। तो चाल की परिभाषा यहाँ स्पष्ट लिखी हुई है, तो इसको चिन्हित कर लेंगे। तो बच्चों, चाल से तात्पर्य किसी निश्चित दूरी को कितने समय में तय किया गया, ये हम चाल से पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी कार की चाल 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका तात्पर्य क्या है कि कार 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाती है। ठीक है, किसी गाड़ी की चाल यदि कहा जाए 120 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो गाड़ी कितनी 1 घंटे में 120 किलोमीटर जाएगी। साइकिल की चाल की बात की जाए तो साइकिल की चाल कही जाए कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 किलोमीटर में और 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाएगी। इस प्रकार से चाल के द्वारा बहुत सारी चीजें भी जान सकते हैं। मान लीजिए यहां से आपको सतना जाना है और आपकी कार की चाल या आपकी बाइक की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो सतना कितने घंटे में पहुंचेंगे? दूरी आपको पता है 80 किलोमीटर। यदि आपकी गाड़ी की चाल, कार की चाल या बाइक की चाल है ना, मोटरसाइकिल की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर जाती है, 2 घंटे में 80 किलोमीटर, सतना पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लगेगा। इस तरह से हम लोग बहुत सी चीजों की गणना कर लेते हैं। तो जो चाल है, तो किसी भी वस्तु के एकांक समय में तय की गई दूरी को हम लोग चाल बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों, एक चीज और जान लें कि यदि हम किसी भी कार की चाल की बात करें कि कार की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा या 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वास्तव में यह उस गाड़ी की औसत चाल होती है। मान लीजिए यहां से सतना आपको जाना है और गाड़ी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में 50 किलोमीटर जाएगा। तो सतना 75-80 किलोमीटर है, तो 1.5 घंटे में सतना पहुंचा देगा। लेकिन बच्चों क्या है कि कार आपकी उसी स्पीड से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड कार की है, तो उसी स्पीड से वास्तव में चलती नहीं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं है ना, रास्ते में ब्रेकर हैं या फिर जानवर आ गए, तो दूसरा वाहन सामने से आ गया, तो कभी कार की चाल जो है धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। लेकिन मोटा मोटी वो 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय कर लेते हैं। लेकिन वो कहें आप ये 1 घंटे की दूरी उसने जो तय की है वो एक ही स्पीड से तय की है, तो ऐसा है। लेकिन तो यह चाल जो होती है बच्चों औसतन चाल होती है। कभी गाड़ी धीमी हो जाती है, कभी तेज हो जाती है, लेकिन 1 घंटे में यदि उसने 50 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो उसकी चाल 50 किलोमीटर ही मानी जाए। तो बच्चों कई बार यदि हम सड़क की बात करें, मान लीजिए सड़क खाली है, रोड खाली है, तो वाहन एक स्पीड से भी जा सकता है। जब वाहनों की टेस्टिंग होती है ना, तो उनकी जो चाल लिखी रहती है या फिर एवरेज लिखा रहता है, तो वो उनकी स्थितियां अलग होती है। तो जब बच्चों कोई भी वस्तु एक नियत चाल से जाती है, एक निश्चित स्पीड से जाती है, इस प्रकार की गति को हम लोग एक समान गति कहेंगे। और जब चाल कभी धीमी कभी तेज हो जाती है, उसे हम लोग असमान चाल कहते हैं। तो समान चाल और असमान चाल इन शब्द आए, उसको समझने में आपको दिक्कत ना हो, इसलिए ये बात भी आपको बता दी गई कि समान चाल से तात्पर्य एक ही स्पीड से, बिना स्पीड कम या ज्यादा हो, एक समान चाल, एक समान गति। और असमान चाल से तात्पर्य कम ज्यादा गति से है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पर बच्चों आप चिन्हित कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। यदि किसी वाहन की आपको है ना चाल मालूम करना है, चाल की गणना करना है, तो उसका यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या है? दूरी बटे समय। एक तो हो गई चाल, दूसरा दूरी और तीसरा समय। और इस पाठ के अंत में कई सवाल भी बच्चों आएंगे चाल की गणना करने के लिए। तो चाल की गणना यदि आपको करना है इस सूत्र से आप कर सकते हैं। साथ में तीन में से यदि कोई एक चीज नहीं दी तो हम पता कर सकते हैं। हो सकता है कई सवालों में चाल दिया हो और साथ में दूरी भी दी हो, समय की गणना करना है, वो भी इसी सूत्र से हो जाएगा, है ना। पक्षांतर करके हम नया सूत्र बना देंगे। या फिर चाल और समय दिया हुआ है, दूरी की गणना करना है, तो वो भी हो जाएगा। तो इसी ये जो सूत्र है इसको यदि आप याद कर लेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो पक्षांतर करके दूरी भी मालूम की जा सकती है, समय भी मालूम किया जा सकता है और चाल भी मालूम की जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे चर्चा की गई है समय की माप, ठीक है। बच्चों यदि आपके पास घड़ी नहीं है तो आप समय की माप कैसे कर सकते हैं? बच्चों पुराने समय में इस प्रकार की घड़ियां नहीं है जैसी घड़ियां आज के जमाने में आप आधुनिक युग में देख रहे हैं। पुराने समय में इस प्रकार की घड़ियां नहीं थी। पुराने लोग में समय का ज्ञान कैसे करते थे, उसके बहुत सारे तरीके वो अपना रखे थे। तो जैसे क्या हो गया, रेत घड़ी आपकी हो गई। तो रेत घड़ी में क्या होता था, दो प्रकोष्ठ होते थे, दो प्रकोष्ठ और दोनों प्रकोष्ठ बीच से लिंक होते थे कुछ इस प्रकार से। ब्लैक बोर्ड यदि आप देख पाए, रेत घड़ी एक हो गई। रेत घड़ी किस प्रकार की होती? रेत घड़ी कुछ इस प्रकार है, दो पात्र होते थे और इसमें रेत भरी होती है, रेत बालू भरी होती थी और बीच से छेद कर दिया जाता है और दूसरा जो पात्र है उसी के नीचे कुछ इस प्रकार से इसको रेत को हम यहां से गिरा दें। तो बच्चों ऊपर वाले प्रकोष्ठ से निचले प्रकोष्ठ में रेत को आने में एक निश्चित समय लगता है। मान लीजिए रेत से नीचे वाला प्रकोष्ठ का एक हिस्सा भर गया, तो क्या अनुमान पहले के लोग लगा लेते थे, हमारे पूर्वज लगा लेते थे, एक घड़ी समाप्त हो चुका। इसी प्रकार रेत के नीचे वाला प्रकोष्ठ जाए तो अनुमान लगा लेते थे कि लगभग आधा दिन समाप्त हो चुका है। दिन समाप्त से तात्पर्य सूर्योदय से। बच्चों बहुत सारी प्राकृतिक घटनाएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात, जैसे आज सूर्योदय होगा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात फिर से क्या होगा। चलिए रागिनी आवाज आ रही है, कुछ म्यूट कर लें। तो बच्चों प्रकृति की कुछ घटनाएं एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात होती है और उस समय अंतराल के जो बीच का जो समय है ना, जैसे सूर्योदय, आज के सूर्योदय से अगले दिन के सूर्योदय के बीच के समय को एक दिन कहा जाने लगा। इसी प्रकार अमावस्या से भी देखा जाए तो एक अमावस्या से अगली अमावस्या के बीच के समय को एक माह कहा जाने लगा। सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, इसके समय को एक वर्ष कहा जाने लगा। तो हमारे पूर्वज जो है बहुत सारी प्राकृतिक घटनाओं से के द्वारा समय का अनुमान लगाते थे और वर्तमान समय की तरह समय मापन के लिए जैसी घड़ियां आज रात को देख रहे हैं उस प्रकार की घड़ियां पुराने समय में नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोलक के बारे में बच्चों बात की गई है। लोलक से तात्पर्य एक धागे से बंधा हुआ एक छोटा सा पिंड है। यहाँ पर चित्र में आप देख रहे हैं एक छोटा सा लोहे की बॉल, लोहे का गोला एक रस्सी से एक धागे से बंधा हुआ है
और यह मजबूत आधार है ना, ये नहीं हिल रही लकड़ी, जहां से बंधा हुआ है ये स्टैंड नहीं हिल रहा, तो मजबूती से यहाँ बांध दिया गया है। अब इस गोले को एक दिशा में खींचा गया है और फिर इसको छोड़ दिया गया है, इसी रास्ते पर यह गोला गति करता है। ये बात ही ऊपर के पैराग्राफ में लिखी है। चलिए इसको समझते हैं। सरल लोलक क्या होता है? धातु के छोटे गोले अथवा पत्थर के टुकड़े को किसी दृढ़ स्टैंड से धागे द्वारा बांध दिया जाता है, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? लोलक बोलते हैं। लोलक को अपनी माध्य स्थिति या विराम अवस्था में दर्शाया गया। देखिए माध्य स्थिति कहलाती है ये स्थिति, यानी बीचों बीच की स्थिति, इसको हम लोग बोलते हैं माध्य स्थिति। जब लोलक के गोले को धीरे से एक ओर जाकर छोड़ दिया जाता है तो वह इधर उधर गति आरंभ कर देता है। देखिए इधर उधर जाने लगा, माध्य स्थिति से खींचकर छोड़ दिया गया तो गति इसकी प्रारंभ हो गई। सरल लोलक की इस गति को हम लोग आवर्ती गति अथवा दोलन गति का मानते हैं। आवर्ती गति और इसको दोलन गति भी कहते हैं। जब लोलक का गोलक अपनी माध्य स्थिति O पर है, देखिए यहाँ को लिखा हुआ है, ये खड़ा है, माध्य स्थिति में है, यहाँ O से गति आरंभ करता है, O से आरंभ करके A तक, फिर A से B एवं B से वापस O तक आता है। इस समय को तो ये कहा जा सकता है कि लोलक के एक दोलन पूरा करा है, यानी कि O से यदि हम धागे को खींचकर लोलक को पकड़कर एक ही स्थिति में ले जाएं और छोड़ दें तो यहां से यहां तक और यहां से फिर यहां तक और फिर यहां से यहां तक आने में जितनी दूरी लोलक ने तय की, तो इस दूरी को जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एक दोलन लोलक ने पूरा किया। और चरम स्थिति किसे कहेंगे? जहां तक लोलक सबसे ऊंचाई तक पहुंचा उसे हम लोग बोलते हैं चरम स्थिति। आगे बढ़ते हैं। एक दोलन में, अंडरलाइन करेंगे यहाँ, सरल लोलक एक दोलन में, दोलन को पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे हम लोग आवर्त काल बोलते हैं। तो आवर्त काल के बारे में लिखा हुआ है, यहाँ परिभाषा लिखी हुई है। सरल लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने में लगने वाला समय आवर्त काल। आगे बढ़ते हैं। समय तथा चाल के मात्रक। तो बच्चों, पुराने समय में अलग अलग प्रकार की मात्रक का उपयोग हमारे पूर्वज करते थे, लेकिन मैट्रिक पद्धति आने के बाद सारी चीजें बदल चुकी हैं। पुराने समय में बीते का उपयोग, अंगुल का उपयोग, बांस का उपयोग, कदम का उपयोग, पत्थर के बाट का उपयोग, रस्सी का उपयोग, इन सब है, और धूप घड़ी का इस्तेमाल, रेत घड़ी का इस्तेमाल, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता था। लेकिन आजकल सारे मात्रक बदल चुके हैं, फिर से मैट्रिक पद्धति आ गई है और यह सारी मात्रक पे ही सारी माप दी जाती है। तो चलिए समय तथा चाल की मात्रक की बात कर लें। इस समय का जो मूल मात्रक है वो है सेकंड। इसका प्रतीक है स्मॉल एस। स्मॉल एस जहां लिखा हो उसका मतलब है सेकंड को प्रदर्शित करता है। तो समय का मात्रक क्या है? सेकंड। समय के बड़े मात्रकों की बात की जाए तो बड़ा मात्रक है मिनट और घंटा। आप पहले ही जानते हैं कि मात्रक किस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं। चाल का तथाकथित मूल मात्रक क्या है? क्योंकि चाल दूरी बटे समय है, अतः चाल का मूल मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड है। चाल का जो मात्रक है मीटर प्रति सेकंड है। वास्तव में इसे अन्य मात्रकों जैसे मीटर प्रति मिनट अथवा किलोमीटर प्रति घंटे में भी व्यक्त किया जा सकता है। जिस प्रकार आप कह सकते हैं
कि 2 रुपए, तो 2 रुपए के पैसे की बात की जाए तो 200 पैसे, या किसी दूरी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर दूरी, या फिर मिलीमीटर में व्यक्त करते हैं छोटे मात्रक में, तो 3 सेंटीमीटर की दूरी को 30 मिलीमीटर की दूरी भी लिख सकते हैं। इस तरह से तो हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि सभी मात्रकों के प्रतीकों को एक वचन में लिखा जाता है, यस नहीं लगाया जाता है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ 50 किलोमीटर, तो यहाँ 1 किलोमीटर हो तो आप किलोमीटर लिखें, अब कई किलोमीटर है तो यहाँ बहुवचन का प्रयोग कर दें, यस या यस लगा दें, तो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार सेंटीमीटर में भी देखेंगे 8 सेंटीमीटर लिखते हैं, 8 सेंटीमीटर ऐसा नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं लगाते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें। आवश्यकता के अनुसार समय के विभिन्न मात्रकों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए आपकी आयु को दिनों अथवा घंटों में व्यक्त करने की अपेक्षा वर्षों में व्यक्त करना ज्यादा सुविधाजनक है। इसी प्रकार घर से विद्यालय की दूरी को तय करने में लगने वाले समय को वर्षों में व्यक्त करना बुद्धिमानी नहीं है। 1 सेकंड का काल अंतराल कितना छोटा अथवा बड़ा होता है, जोर से 2001 उतारने में लगने वाला समय 1 सेकंड होता है। बात को भी मजेदार बात लिखी हुई है, 2001 जितने समय में आप बोलेंगे तो उस समय 1 सेकंड होगा। यदि आपको 10 सेकंड की गणना करना है तो 2001 10 बार बोलेंगे, घड़ी का कांटा 10 सेकंड क्रॉस कर चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कुछ प्राचीन घड़ियों के चित्र बने हुए। देखिए रेत घड़ी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 कांच के पात्र हैं, बीच से एक छोटा सा छिद्र है, ऊपर वाले प्रकोष्ठ में रेत भरी हुई है, जिससे नीचे आने में टाइम लगता है। तो इसी से पूर्वज हमारे अनुमान लगा लेते हैं कि लगभग कितना दिन अभी शेष है, और जब नीचे वाला प्रकोष्ठ फुल हो जाए, इसमें पूरी रेत भर जाए, तो फिर इसे उल्टा करके रख देते हैं, नीचे का भाग ऊपर, ऊपर का भाग नीचे। जंतर मंतर नई दिल्ली में देखिए धूप घड़ी यहाँ पर बनी हुई है। तो बहुत से बच्चे हो सकता है यहाँ घूम के भी आए हों, तो आपके बच्चों घर में भी आपके दादी बाबा है ना, आपके पूर्वज धूप से ही अनुमान लगा लेते थे कितना दिन शेष बचा है ना। घर के बीच में बने हुए, आंगन के बीच में बने हुए तुलसी के पौधे को देख के अनुमान लगा लेते थे कि उसकी छाया कहाँ बनी हुई है, धूप दीवार में कहाँ तक चढ़ी हुई है। तो आपके पूर्वज पहले से धूप का प्रयोग, सूर्य का प्रयोग समय के मापन में करते आए, तो वो धूप को देखकर अंदाज लगा लेते थे कितना टाइम बचा हुआ। किस प्रकार की घड़ियां पुराने जमाने में उपयोग की जाती है। आजकल तो डिजिटल घड़ियां भी आ गई हैं। चाल मापना, आगे चर्चा की गई है आपके बुक में। चाल मापना, समय तथा दूरियां कैसे मापें, ये सीखने के पश्चात आप किसी वस्तु की चाल की गणना कर सकते हैं, चाल मालूम कर सकते हैं। क्रियाकलाप 13.3 यहाँ से पढ़ते हैं। क्या करना है आपको, कुछ क्रियाकलाप करने के लिए दिया हुआ है, करके घर में देखेंगे। चाक के चूर्ण अथवा चूने से फर्श पर एक सरल रेखा खींचे, ठीक है। चाक के पाउडर से अथवा चूने से चूना फर्श पे डाल देना है सीधे सीधे। अपने मित्र से कहिए कि वह इस रेखा से 1 से 2 मीटर दूर खड़ा हो जाए। अब मित्र को कहिए कि वो फर्श के अनुदिश इस सरल रेखा के लंबवत किसी गेंद को धीरे धीरे उठाए। किसी क्षण गेंद सरल रेखा, जिस क्षण गेंद सरल रेखा को पार करती है,
तथा जिस क्षण वह विराम अवस्था में आती है, दोनों बार टाइम आपको नोट करना है। गेंद विराम में आने में कितना समय लेती है, जिस बिंदु पर गेंद रेखा को पार करती है तथा जिस बिंदु पर वह विराम में आती है। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को नाप लेना है। इसे मापने के लिए आप किसी पैमाने अथवा फीते का उपयोग कर सकते हैं। क्रियाकलाप को विभिन्न समूह में बारी बारी से आपको दोहराना है। समूह का नाम, ठीक है, बच्चों का नाम आप लिख सकते हैं यहाँ पर, या समूह को कुछ नाम दे दीजिए। कुछ प्रॉब्लम, एक मिनट बच्चों, दिक्कत दिख रही है। कैंसिल, बच्चों शायद टाइम ज्यादा हो चुका है आज का। रितिका त्रिपाठी, हेलो रितिका, रागनी, आवाज आ रही? सर आ रही है। ठीक है बच्चों, ये कंप्यूटर 30 मिनट का पीरियड ही लेता है। 30 मिनट शायद हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए, इसलिए सिस्टम समस्या करने लगा है। अगली क्लास का आपको टाइम पूरा होगा, ठीक है। अगले दिन हम लोग इसी पार्ट की एक्सरसाइज रह गई है और कुछ बातें और बताने के लिए रह गई है, उसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। ओके।